A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So you know very well that in the last class we have completed the chapter 11 of your macroeconomics, that is foreign exchange rate. So in today's class we are going to start a new chapter and the last chapter of your macroeconomics, that is balance of payment. Okay. So we will discuss here what is the meaning of the balance of payment, balance of trade, balance of payment accounting, as well as the what are the different components of the balance of payment. So let's get started. So this is your last chapter, right? Last chapter में जो हमें पढ़ना है, you know very well that syllabus has been reduced. So first that we are going to discuss is फर्स्ट होगा आपका मीनिंग ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की मीनिंग क्या है, ठीक है। और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या हो रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। देन मीनिंग ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग की मीनिंग क्या है। फिर पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है और बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस क्या होता है। फिर हम लोग को पढ़ना है दैट इज़ कॉम्पोनेंट्स ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ द करंट अकाउंट, कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट एंड बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बीओपी करंट अकाउंट एंड द बीओपी कैपिटल अकाउंट। आगे के जो कंसेप्ट हैं और टॉपिक हैं वो हमें पढ़ने नहीं है क्योंकि सिलेबस से रिड्यूस हो गया है। ऑटोनॉमस एकोमोडेटिंग आइटम्स, डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट इन अकाउंटिंग सेंस एंड द ऑपरेशनल सेंस। तो ये सारे कंसेप्ट हमें पढ़ने नहीं है, जो हमें पढ़ने हैं वो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट आर एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। जब भी हम लोग बैलेंस मैक्रो इकोनॉमिक की स्टडी कर रहे हैं तो इसमें ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। सो वी कांट इग्नोर इट। So macroeconomic phenomena cannot be confined with a particular economy. Balance of payment कि जब हम लोग मैक्रोइकोनॉमिक फेनोमेना की बात करते हैं तो हमें पता है कि वो एक पर्टिकुलर इकॉनमी के साथ कन्फाइंड और लिमिटेड नहीं होती है। हम लोग जब भी मैक्रोइकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ऑल ओवर द कंट्री बात करते हैं, क्योंकि हम लोग जब भी बजट में देखा तो हम लोग बोरोइंग्स करते हैं तो वो भी फॉरेन कंट्री से करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर में भी देखा कि जो भी करेंसी एक्सचेंज हो रही है वो किसी और कंट्री के पर्सपेक्टिव में ही हो रही हैं। एंड मैक्रो और अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो भी क्या है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वो क्या होता है, इकोनॉमी इंडिविजुअल की बात करते हैं, ठीक है, किसी इंडिविजुअल प्राइस की, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स, सो वी ऑलवेज टॉक अबाउट द मैक्रो एज अ इकोनॉमी एज अ होल, मतलब कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन, फॉरेन एक्सचेंज, इनकम, नेशनल इनकम जो हम लोग बोलते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, कभी भी एक पर्टिकुलर इकॉनमी के साथ कन्फाइंड नहीं है कि बस हम लोग इंडिया की इकॉनमी को स्टडी कर रहे हैं। हम लोग साथ ही साथ पैरेलल उसके और भी अदर्स इकोनॉमी जो भी कंट्री है उनके साथ भी कैसा ट्रांजेक्शन है, कैसा ट्रेड रिलेशन है, वो सब भी डिस्कस करते हैं। सो ओपन इकोनॉमीज react sharply to event that occurring in ROW sector, मतलब rest of the world sector. So in order to record the overseas transaction of a country, the BOP account are maintained and they constitute an important part of the national income account, ठीक है। So simply अगर हम लोग बात करेंगे, so रिकॉर्ड, ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो सिंपली रिकॉर्ड करता है। किसको रिकॉर्ड करता है, बीओपी को। हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करते हैं कि कहाँ कहाँ से किस किस सोर्सेज हमें रेवेन्यू मिले हैं और कहाँ कहाँ पे हम लोग ने एक्सपेंडिचर किया, ठीक है। तो इसका सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड, अगर हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट करेंगे, देखिए जैसे हम लोग ने बजट देखा, फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट देखा, तो हम लोग क्या कर रहे थे, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कर रहे थे। बजट में भी हम लोग देख रहे थे कि देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ द रेवेन्यू एंड देयर आर डिफरेंट areas where the government will do the expenditure, so somewhere it will recorded। हर एक कंट्री क्या है, अभी हम लोग यहाँ भी कुछ भी ट्रांजेक्शन्स होता है, कुछ भी परचेज या सेल करते हैं तो हमारे घर में भी क्या होता है, एक प्रिपेयर करते हैं हम लोग, कहीं ना कहीं डायरी में इसको लिखते हैं कि हाँ इस मंथ इतना एक्सपेंडिचर हुआ, इतना किया, तो कहीं ना कहीं उसको रिकॉर्ड करते हैं। सिंपली
इकॉनमी में भी क्या होता है, अब इतने सारे डेली इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, अगर हम लोग उसको कहीं रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो क्या किसी इंडिविजुअल को वो चीज़ सारी चीज़ मेमोराइज रहेगी? इसलिए जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसमें क्या होता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करते हैं किसी भी पीरियड, किसी भी एक ईयर में, फिजिकल ईयर, अकाउंटिंग ईयर में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हुए हैं बिटवीन द कंट्रीज़, मतलब डोमेस्टिक कंट्री एज वेल एज द अदर कंट्री के बीच में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उनको कहीं पे रिकॉर्ड करना होता है। जहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं दैट इकोनॉमिक स्टेटमेंट इज कॉल्ड दी सिंपली दी बैलेंस ऑफ पेमेंट। यही होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये क्या है, इकोनॉमिक स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, नॉट इकोनॉमिक स्टेटमेंट, इट इज़ एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो क्या करता है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करता है किसको, जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हुए हैं कहाँ पे, बिटवीन दी रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, जो रेसिडेंट ऑफ द कंट्री है, विद दी अदर कंट्री इन अ वर्ल्ड गिवन अ पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, इसमें हम लोग को क्या मिल गया, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट मिल गया जिसमें क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। आई थिंक सो अब आप लोग को डिफरेंस नहीं बताना पड़ेगा। इकोनॉमिक मतलब जिसमें हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में बात करते हैं, उसको कहीं सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं, जहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं किसी भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में बिटवीन किसके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होगा, रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड दी अदर कंट्री जो होगा, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं, उस स्टेटमेंट को बोलते हैं दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक, अब बात करते हैं दैट इज़ मीनिंग ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन हो गया कि होता क्या है। अब पढ़ते हैं दैट इज़ मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट को इन शॉर्ट वी कैन से दैट दी बीओपी। ठीक है, इसमें कह रहा है एवरी government maintains a record of the transaction that take place between the resident of a country and rest of the world during a period of time। ठीक है, हर एक जो मतलब हर एक कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, एक रिकॉर्ड को मेंटेन करती है। ठीक है, जो किसके बीच में हुआ, बिटवीन दी रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, जो कंट्री कर रही है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होता है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको क्या है वो करते हैं। एंड दिस रिकॉर्ड इज नोन एज दी कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसी को क्या बोलते हैं कि कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। देखिए अब लिखते हैं बीओपी इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टेटमेंट that provides a systematic record, of all economic transactions, of all इकोनॉमिक, अभी हम लोग ये भी देखेंगे कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स में आते क्या हैं ना, ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बिटवीन दी रेसिडेंट ऑफ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, इसी को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ROW। ROW इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस इज द बेसिक definition of the balance of payment. So you have to memorize it. आपको इसको याद कर लेना चाहिए, कुछ है नहीं, बस ये देखिए सबसे पहला क्या मिला, ये क्या है, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ठीक है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है जिसमें क्या करते हैं, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, जिसमें हम लोग जो क्या प्रोवाइड करता है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, कहाँ पे, बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री
एंड रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। ठीक है, पहला हम लोग को इसका एक फीचर मिल गया ना कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। सेकंड है ये क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस कहाँ पे होता है, बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो यही जो 4 मेन पॉइंट है, यू हैव टू मेमोराइज इट। So BOP is simply an accounting statement that provide a systematic record of all economic transactions, जो भी economic transactions हो रहे हैं between the resident of a country and the rest of the world in a given period of time. So this is the balance of payment. So in other words, we can also say that the So there is one definition is given, यहाँ पे एक definition दी है कि balance of payment क्या होता है। It is the difference between the inflow of the foreign exchange and the outflow of the foreign exchange and account of the economic transactions। ठीक है, balance of payment basically किसका difference होता है कि foreign exchange का हमारी country में कितना inflow हुआ है और foreign exchange हमारी country से कितना गए हैं। ठीक है, inflow हो रहा है मतलब अगर हमारी country में foreign exchange आ रहा है तो ये हमारे लिए क्या होगा, अच्छा होगा। मतलब वी आर डूइंग मोर एंड मोर एक्सपोर्ट, हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज का हो रहा है। आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मतलब कि हम इंपोर्ट कर रहे होंगे, मतलब हम अपनी कंट्री में गुड्स को मंगा रहे होंगे। जब हम कंट्री में गुड्स को मंगाएंगे तो देन वी हैव टू पे, तो हमारी कंट्री से पैसा क्या है, बाहर जा रहा है। ठीक है, सो इसको कह सकते हैं कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड द आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट ऑफ द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ठीक है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस में कितना फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आ रहा है और कितना हमारी कंट्री से फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, उसी का बेसिक डिफरेंस होता है। सो BOP इज इक्वल टू द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इन शॉर्ट FE लिखा है मैंने, एंड outflow of foreign exchange on account of the economic transaction। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इट इज़ एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और वी कैन ऑल्सो से दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट ऑफ द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, मतलब हम लोग ने उसमें देखा कि बोल रहा है कि जो क्या रिकॉर्ड करता है, विच रिकॉर्ड दी सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड ऑफ द ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। अब कंसेप्ट यहाँ पे आता है कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस होते क्या हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग इज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस इन BOP। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस मतलब हम लोग किसको बोलेंगे कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस है ना, कोई तो आइटम्स होंगे जिनको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे या जिस आइटम्स को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या ऐसे आइटम्स हैं, इकोनॉमिक आइटम्स हैं जिसको हम रिकॉर्ड करने वाले। तो उसमें कह रहा है कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इन BOP आर ब्रॉडली कैरेक्टराइज्ड एज अंडर। ठीक है, तो जो भी आइटम इसमें रिकॉर्ड होने वाले हैं, तो सबसे पहला है दैट इज विजिबल आइटम्स, विजिबल आइटम्स और गुड्स। सेकेंड है इनविजिबल आइटम्स और सर्विसेज। यू नो वेरी वेल, जो भी सर्विसेज होती हैं वो सारी क्या होती हैं, इनविजिबल होती है ना, जिसको हम लोग क्या है ना टच कर सकते हैं, वी कैन नॉट फील और टच। ओके, इनविजिबल आइटम्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हो गई, बैंकिंग की फैसिलिटी हो गई, ये सारे क्या आते हैं, इनविजिबल आइटम्स आते हैं। ठीक है, थर्ड वन इज दैट इज यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर, यूनिलैटरल ट्रांसफर इज सिंपली द ट्रांसफर पेमेंट। याद करिए ट्रांसफर पेमेंट होता है ना, दैट इज द वन साइडेड पेमेंट। तो यूनिलैटरल ट्रांसफर भी उसी को कहते हैं, मतलब वन साइडेड जो भी हम लोग रिसीव कर रहे हैं या वन साइडेड जो हम लोग पे कर रहे हैं, इन रिटर्न हमें कुछ भी नहीं मिलेगा,
For example, grant, gifts, these all are the example of the unilateral transfer. Fourth one is that is income from investment and work. Income from इन्वेस्टमेंट एंड वर्क, मतलब कि जो भी इनकम हम लोग अर्न कर रहे हैं इन्वेस्ट करके, ठीक है, हम लोग कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं तो इनकम करते हैं, या तो कोई इंडिविजुअल कोई भी पीपल बाहर रह रहा है वर्क कर रहा है तो वहाँ से हमें कितनी इनकम मिल रही है, या कोई बाहर का फॉरेन का हमारी कंट्री में रह रहा है तो हम कितना उसको पे कर रहे हैं। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे हमें कितनी इनकम मिल रही है, ठीक है। फिर है लास्ट वन इज दैट इज कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर, ठीक है। तो कैपिटल ट्रांसफर में क्या आ गया कि जो भी कैपिटल रिसिट है, आपको पता है अच्छे से कैपिटल रिसिट्स क्या होते हैं, जो असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस की गवर्नमेंट को अफेक्ट करते हैं, जैसे रिकवरी ऑफ लोन हो गया या हम लोग जो भी बोरोइंग्स कर रहे हैं, ठीक है। सो दीज ऑल आर दी सम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स विच इज़ रिकॉर्डेड इन दी बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। तो उसमें क्या क्या हो गया, सबसे पहला विजिबल आइटम्स और द गुड्स, जो भी विजिबल आइटम्स हैं और गुड्स हो गए, विजिबल आइटम जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड द एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स, ठीक है। इनविजिबल आइटम्स और दी सर्विसेज, मतलब इंपोर्ट ऑफ दी सर्विसेज एंड दी एक्सपोर्ट ऑफ दी सर्विसेज, जैसे आप लोग ने पढ़ा है BPO, तो उसमें क्या है कि हम लोग बाहर से भी बहुत सारी सर्विसेज लेते हैं, बैंकिंग की सर्विसेज हो गया, इंश्योरेंस की सर्विसेज हो गया, तो जो हमें मिल रही है हम लोग क्या करें, हम लोग कहीं से ले रहे हैं तो हमें उसका पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो आउटफ्लो हो जाएगा, या हम लोग किसी को दे रहे हैं तो हमें क्या करेगा, इनकम रिसीव करेंगे हम लोग, तो वो इनफ्लो हो जाएगा। अभी डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। यूनिलैटरल ट्रांसफ़र में मतलब कि कोई भी कंट्री, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, इंडिया को गिफ्ट दिया है या ग्रांट प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो इंडिया के लिए क्या हो गया, इनफ्लो हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हमें मिला तो ये इनफ्लो हो गया। किसी केस में इंडिया ने क्या किया है, ऑस्ट्रेलिया को नीड थी तो उन्होंने गिफ्ट या ग्रांट प्रोवाइड किया है, तो हमारी कंट्री से पैसे क्या जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कि फॉरेनर्स जो है हमारी कंट्री में इन्वेस्ट किए हैं तो उनको इनकम मिल रही है, हम लोग किसी और कंट्री में इन्वेस्ट किए हैं तो इनकम मिल रही है। लास्ट वन इज़ दैट इज़ कैपिटल ट्रांसफ़र, मतलब जिसमें सारे कैपिटल रिसिट होते हैं। अगर हम लोग बोरोइंग्स कर रहे हैं तो हमको पैसा मिल रहा है, या हमारी कंट्री से कोई कर रहा है तो हमको पैसा देना पड़ रहा है। तो ये सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं एक बार, विजिबल आइटम और गुड्स, these includes export and imports of the physical goods as I have already told। इसमें क्या क्या आएंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स, जो भी गुड्स होते हैं उनका इंपोर्ट एज वेल एज दी एक्सपोर्ट। फिर दीज आर कॉल्ड एज द विजिबल आइटम्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, विजिबल, जिसको हम लोग देख सकते हैं। सो एज दे आर मेड ऑफ द सम मैटर और मटेरियल और कैन बी सीन, टच और द मेजर, क्योंकि उनको क्या है, वो किसी एक मैटर या किसी भी मटेरियल से बने हैं, ठीक है। अब इंडिया से क्या है, जैसे आपने देखा ये जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बना है वो क्या है, वहाँ यहाँ पे इंडिया में वहाँ के जो सारे चेयर्स हैं, जो यहाँ पे चेयर्स लगे हैं वो कहाँ से आएंगे, वियतनाम से आएंगे। तो क्या हो रहा है, हमारी कंट्री में गुड्स आए ना, तो ये क्या हो गया, विजिबल आइटम्स हो गया। अब वहाँ से चेयर आया तो हम लोगों ने क्या किया, उसका पेमेंट किया। दिस वन इज़ बेस्ट एग्जाम्पल, अभी आपका रिसेंट में ये बेस्ट एग्जाम्पल मिल गया ना कि चेयर्स आई हैं, हमारे लिए तो क्या हो गया, हम लोग ने इम्पोर्ट किया, चेयर्स आपकी विजिबल आइटम्स है जिसको हम लोग टच भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है। और उनको हम लोग ने क्या किया, पे किया होगा, ऐसा तो है नहीं कि बोल दिया कि नहीं फ्री में दे दीजिए, नहीं, पेमेंट किया होगा, तो हमारी कंट्री से पैसा क्या हुआ, बाहर गया, तो वो क्या हो गया, आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। वही सेम चीज़ कि अगर किसी कंट्री में हमारे यहाँ की कुछ गुड्स की नीड होगी, हम लोग ने उन्हें दिया, तो हमें क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, जब वो हमें पेमेंट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा, ठीक है। फिर आता है इनविजिबल आइटम ऑफ द सर्विसेज। सो इनविजिबल आइटम ऑफ द ट्रेड रेफर्स टू द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द सर्विसेज। इसमें क्या होता है, सारे जो भी सर्विसेज हैं उनका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है, लाइक शिपिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं,
इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. सो दीज आर कॉल्ड इनविजिबल आइटम. इन्हें हम लोग इनविजिबल आइटम्स कहते हैं, एज दे कैन नॉट बी सीन, टच और दी मेजर, जिसको हम लोग ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं और ना उसको मेजर कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज दैट इज यूनिलैटरल ट्रांसफर. सो यूनिलैटरल ट्रांसफर इंक्लूड रिसिप्ट एंड द पेमेंट ऑफ द गिफ्ट्स, डोनेशन, रेमिटेंसेज एंड अदर वन साइडेड ट्रांजेक्शन्स. जो भी पेमेंट हम लोग कर रहे हैं, गिफ्ट है, ग्रांट है जो हम लोग ले रहे हैं या जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों है ना, बट इन रिटर्न कुछ भी नहीं. ऐसा नहीं है कि इंडिया में फ्लड आया तो ऑस्ट्रेलिया में पैसा दे रहा है तो इन रिटर्न हमें भी देना है. नहीं, वो क्या है, वो नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से हमारी हेल्प कर रहा है, तो हम रिटर्न में कुछ नहीं करते. तो यूनिलैटरल ट्रांसफ़र इज़ ऑलवेज एज द वन साइडेड पेमेंट. वो वन साइडेड पेमेंट ही होती है, वेदर वी विल गिव देम और दे विल गिव टू अस. ठीक है, वो हमें दें या हम उन्हें दें, वो क्या होता है, बस वन साइडेड पेमेंट होता है. नेक्स्ट वन इज दैट इज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड वर्क. इसमें कह रहा है कि इट इंक्लूड्स प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड एक्सेट्रा फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट. ठीक है, जो भी मनी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उसके रिटर्न में हमें प्रॉफिट मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है, या हम लोग डिफरेंट शेयर्स को भी परचेज करते हैं तो उस पर डिविडेंड मिलता है. एंड सैलरीज फ्रॉम वर्क गिवन अब्रॉड. ठीक है, जो भी हम काम बाहर कर रहे हैं अब्रॉड में, उसके रिटर्न में जो भी मिल रहा है वो इनकम हो रही है हमारी इन्वेस्टमेंट की, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड दी वर्क. नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज दैट इज कैपिटल ट्रांसफर. सो कैपिटल ट्रांसफर आर रिलेटेड टू द कैपिटल रिसिप्ट. ये किससे रिलेटेड होता है, कैपिटल रिसिप्ट से होता है, जो हम लोग ने ऑलरेडी गवर्नमेंट बजट में पढ़ा है. रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट. कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, जो असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस जो भी गवर्नमेंट की उसको अफेक्ट करता है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था बोरोइंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट या रिकवरी ऑफ लोन. ठीक है, सो बोरोइंग्स ऑन दी सेल्स ऑफ दी असेट्स, या बोरोइंग्स जो हम लोग कर रहे हैं या हम लोग सेल कर रहे हैं अपने जो भी असेट्स का, तो हमारी असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस को क्या कर रहा है, ये अफेक्ट कर रहा है. और जो हम लोग कैपिटल का पेमेंट कर रहे हैं, दैट इज़ रीपेमेंट ऑफ द लोन. जो भी हम लोग ने लोन लिया था उसका रीपेमेंट कर रहे हैं, एंड द परचेज ऑफ द असेट्स. और सेल को हम असेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं. तो जो भी डेफिनेशन थी आपकी, दैट इज़ बीओपी. बीओपी की डेफिनेशन सिंपली क्या थी, ये क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट जिसको कहते हैं. एक स्टेटमेंट हो गया जिसमें हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं. उस सब में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो क्या क्या हो जाएंगे आपके, विजिबल आइटम्स को हम लोग इंक्लूड करेंगे, इनविजिबल आइटम्स को हम लोग इंक्लूड करेंगे, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र को हम लोग इंक्लूड करेंगे, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड वर्क को करेंगे, और कैपिटल ट्रांसफ़र को. चाहे हम लोग रिसीव कर रहे हो चाहे हम लोग पे कर रहे हैं, बोथ विल बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग. ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है समझ में आ गया, उसके इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स क्या क्या होते हैं वो भी समझ में आ गए, आई थिंक सो समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग. सो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन एज BOP accounting, balance of पेमेंट अकाउंटिंग. ठीक है, ये कह रहा है द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ अकाउंट इन डबल एंट्री बुक. मुझे पता है कि आप लोग को ये पता होगा कि डबल एंट्री बुक क्या होती है, जहाँ पे वन साइड इज क्रेडिट एज वेल एज सेकेंड वन इज डेबिट. ठीक है, तो जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं BOP में वो कैसे रिकॉर्ड होते हैं, डबल एंट्री बुक. डबल एंट्री बुक कीपिंग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन डबल एंट्री अकाउंटिंग. डबल एंट्री अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होते हैं. द BOP अकाउंटिंग मस्ट बी ऑलवेज बैलेंस्ड. ये बोला जाता है कि जो भी हम लोग BOP अकाउंटिंग कर रहे हैं, BOP अकाउंटिंग इट शुड बी इक्वल टू दी ईच अदर. मतलब कि जो भी हम लोग डेबिट कर रहे हैं, डेबिट मस्ट बी इक्वल टू दी क्रेडिट. ठीक है, जो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं बिटवीन दी कंट्रीज, वो क्या होना चाहिए, BOP अकाउंटिंग शुड बी बैलेंस्ड. ये हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए. हम नहीं कह सकते कि
डेबिट क्या हो, डेबिट क्रेडिट से ज़्यादा हो, या क्रेडिट इज़ मोर देन द डेबिट। हम लोग जब भी एक बात करते हैं तो देयर शुड बी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग शुड बी बैलेंस्ड। वो क्या होनी चाहिए, वो हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए, जहाँ पे डेबिट जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, क्रेडिट के। तो कह रहा है कि बैलेंस ऑफ अकाउंटिंग मस्ट बी, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग मस्ट बी ऑलवेज बैलेंस, दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट, जो भी टोटल अमाउंट है डेबिट का इज इक्वल टू दी टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट, कि जो भी डेबिट है वो क्रेडिट के इक्वल होना चाहिए। द बैलेंसिंग आइटम एरर एंड ओमिशन मस्ट बी इंक्लूडेड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। फिर कह रहा है कि अब बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में एक जो टर्म आता है, ये भी आप लोग सुने होंगे अकाउंटेंसी में, एरर एंड ओमिशंस। एरर एंड ओमिशन को भी कह रहे हैं आपको अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट या जिसको हम लोग बोल सकते हैं उसमें क्या करना है, इसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, किसको, एरर एंड ओमिशन को। ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। इफ बीओपी अकाउंट इज स्टिल नॉट बैलेंस्ड, हम लोग एरर एंड ओमिशन को क्यों करते हैं कि कभी कभी समटाइम्स क्या होता है कि इक्वल नहीं होता है, या वैल्यूज़ हम लोगों ने गलत ले ली है, एरर था, इसकी वजह से हम लोग बाद में इतना लेके चलते हैं कि हाँ इतना एरर होगा, तब हम लोग एक डेबिट और क्रेडिट को इक्वल कर देते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, एरर एंड ओमिशन होने की वजह से भी, होने के बाद भी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इक्वल नहीं शो करता है। मतलब कभी डेबिट ज़्यादा हो जाता है या कभी क्रेडिट ज़्यादा हो जाता है। इस केस में बोला जा रहा है कि अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, लेने चाहिए टू बैलेंस दी बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब एक कंसेप्ट यहाँ पे सुना हम लोगों ने, अकोमोडेटिंग आइटम्स। अब ये अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होते हैं, वी विल नॉट डिस्कस हियर, यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, आगे जब पढ़ेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंपल सा मीनिंग यही है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग का, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग ये बताता है कि जो भी सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो रहे हैं वो कैसे रिकॉर्ड हो रहे हैं, वो बेसिकली रिकॉर्ड हो रहे हैं डबल एंट्री बुक में। ठीक है, डबल एंट्री अकाउंटिंग में, जहाँ पे क्या होता है, टू साइड्स होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, यू नो वेरी वेल। अब कह रहा है कि जो भी बैलेंस ऑफ अकाउंटिंग होती है इट शुड बी बैलेंस्ड, ऑलवेज बैलेंस्ड। इसको क्या होना चाहिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमेशा इक्वल होना चाहिए। जब भी हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि डेबिट साइड, क्रेडिट साइड या असेट और लायबिलिटीज़ क्या होती है, वो एक दूसरे के इक्वल होती है ना, क्योंकि हम लोग को बैलेंस करना है इसको। तो सेम चीज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी है कि जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हम लोग कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, अकाउंटिंग में बैलेंस्ड होनी चाहिए। दैट मीन्स जो भी डेबिट अमाउंट है इट शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट अमाउंट, डेबिट क्रेडिट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अगर कुछ हम लोग की हो सकता है कि मिस्टेकन हम लोग का कुछ छूट गया हो, तो उसके लिए हम लोग एक ले लेते हैं एरर एंड ओमिशन। एरर एंड ओमिशन की को लेके हम लोग ये जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको इक्वल करते हैं, डेबिट को क्रेडिट के इक्वल करते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि उसके बाद भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है वो इक्वल नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में बोला जा रहा है कि देयर आर सेवरल एकोमोडेटिंग आइटम्स, कि बहुत सारे एकोमोडेटिंग आइटम्स होते हैं। एकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होते हैं अभी वो बाद में डिस्कस करेंगे, फिर उस पर्सपेक्टिव में यहाँ पे भी आपको बताऊंगी कि एकोमोडेटिंग आइटम्स को लेके हम लोग क्या करते हैं, उसको इक्वल करते हैं। एकोमोडेटिंग आइटम्स इन शॉर्ट यू कैन से डैट कि ये क्या होता है, ये गवर्नमेंट करती है। कब करती है, जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इक्वल नहीं होता है। उसको इक्वल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ एकोमोडेटिंग आइटम्स, मतलब कहीं किसी भी विद इन दी कंट्री या आउटसाइड दी कंट्री बोरो करती है, फंड मनी को बोरो करती है, फिर वो शो करती है कि डेबिट इज इक्वल टू दी क्रेडिट। डेबिट साइड किसके इक्वल है, क्रेडिट साइड के इक्वल होता है।